कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारे एंगल में एक जो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है वो नाम आपका है B.R. अम्बेडकर जी का। और B.R. अम्बेडकर जी से सबसे पहला जो सवाल आता है कि हमारे देश के वो जो है पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे देश के सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं ना कहीं दोस्तों शेड्यूल कास्ट से लेकर के जितनी भी छोटी जाति है उनके आवाज उठाने वाले हैं। अगर कोई बच्चा इंस्पायर होता है तो अपने माँ बाप के बाद B.R. अम्बेडकर से इंस्पायर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। वेलकम बैक टू एविजन इंस्टीट्यूट। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अद्दान सर। जैसा कि दोस्तों जीएस का सेक्शन में हिस्ट्री का जो सेशन है या कह सकते हैं हिस्ट्री का जो पार्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है और स्पेशली आपका मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन अब तक का दोस्तों अगर हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे, क्या वो इंपॉर्टेंट बेस्ट वे होना चाहिए कि आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है एसएससी के पेपर्स में सबसे धमाकेदार हो और बिल्कुल टू द पॉइंट तैयार हो जाए। देखिए मैं ये क्लेम नहीं करूंगा दोस्तों कि बहुत सारी मतलब कि YouTube चैनल है जो अलग अलग चीजों को पढ़ा रही है, बट कहने का मतलब ये है कि हमको एसएससी का एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से अगर पढ़ना है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा एक छोटा सा आपको सजेशन है कह सकते हैं। और ये सजेशन इसलिए है दोस्तों बिकॉज क्योंकि आपका नेक्स्ट वन पेपर है और उसके बाद भी एग्जामिनेशन है और अभी एमटीएस का भी एग्जाम चल रहा है। तो आखिर क्या वो बेस्ट वे होना चाहिए जिससे आप हिस्ट्री के सेक्शन को अच्छे से रेडी कर लें। और अगर आपका डिमांड होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ये तो सेशन हिस्ट्री का है, मैं पॉलिटी का भी लाऊंगा, मैं ज्योग्राफी का भी लाऊंगा, मैं इकोनॉमी का भी लाऊंगा और इसके साथ साथ दोस्तों साइंस को भी नहीं छोड़ना है। और करंट अफेयर तो खैर मेरा जन्म से ही हमको करंट अफेयर पसंद है। तो आप कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि आपका नीड क्या है। आज का सेशन दोस्तों आपको भूल से भी छोड़ना नहीं है। उसका रीजन ये है कि बिल्कुल बेस्ट वे आपको देने वाले हैं कि कैसे हिस्ट्री को अच्छे से कवर किया जाए और क्या क्या एंगल होता है हिस्ट्री में, क्या डायमेंशंस का ध्यान रखना चाहिए और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से एसएससी में जितना भी पेपर है सीपीओ से लेकर के सीजीएल तक वहां पर क्या क्या पॉइंट समझने का है और स्पेशली कौन सा वो पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने का है। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स को समझते हुए आज के सेशन थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन इस लंबे सेशन में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आइए बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है दोस्तों, पहला जो नाम है आपका बाबा साहब अम्बेडकर जी, नेक्स्ट वन हमारे महात्मा गांधी जी, इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी और ये आपका एक हमारी जो देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं वो है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि अब इसको पढ़ा कैसे जाए, कैसे समझा जाए। तो आइए थोड़ा सा एंगल को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको भी मालूम है दोस्तों कि हमारे देश की आजादी में हर एक इंसान जो देश में उस वक्त रहता था, हर एक फ्रीडम फाइटर जो देश में उस वक्त रहता था तो अपना योगदान दिया है, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मतलब कि देश को आजाद कराने में। लेकिन इस बीच में अगर हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उसमें आपका पहला नाम महात्मा गांधी जी, इसके साथ साथ आपका दूसरा नाम B.R. अम्बेडकर जी, इसके साथ साथ और भी जो नाम है आपका सुभाष चंद्र बोस जी, इसके साथ आपका चौथा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और भी दोस्तों आपका नाम बहुत सारा है, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आप कह सकते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इसके बाद अशफाकुल्ला खान से लेकर के कह सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी। जहां तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है आपका इंपॉर्टेंस है तो वहां पर आपका दोस्तों और भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त प्रेजेंट थी उसका भी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम सारे एंगल को समझेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, गांधी जी का मूवमेंट कैसे शुरुआत हुआ, इसके साथ साथ क्या क्या पॉइंट्स को रिमेंबर रखना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है और कहीं ना कहीं दोस्तों जो हमारे देश में जो राज करता था अंग्रेजों लोग उसका क्या एंगल है, ये भी चीजों को हम लोगों को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं इस एंगल को समझने के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1885 में आपका कांग्रेस जो है बन गया और कल का मेरा सेशन आप देखिएगा जिसमें मैंने डिस्कस किया है प्री कांग्रेस पार्टीज के रिगार्डिंग कि कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी 1885 से पहले जो देश में एस्टैब्लिश्ड हुई है। और आज के सेशन में मैं बेस्ट वे आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बहुत सारा एंगल है जो आज के सेशन में कवर होगा और कहीं ना कहीं दोस्तों कई सारे पॉइंट्स को आपको समझेंगे। 1885 में जैसे ही कांग्रेस बना दोस्तों तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि एक लीडरशिप क्वालिटी हमारे देश में उभर करके सामने आया। और ये भी सेशन आप देखना नहीं भूलिएगा, मेरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1885 में कांग्रेस बना तो ये कांग्रेस बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर थे इसके अंदर वो आपके मॉडरेट्स लीडर थे या कह सकते हैं मॉडरेट फेट्स था। 1885 से शुरुआत हुआ, धीरे धीरे ये जो है पार्टी चलता गया, हर साल मीटिंग होता गया, होते 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 फिर क्या हुआ दोस्तों, फाइनली 1905 में, आपको याद होगा दोस्तों 1905 में हो जाता है दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन।
अब आप देखिए दोस्तों, एक एंगल क्या बना कांग्रेस का, इसका तो मीटिंग चलेगा, रुकेगा तो नहीं, हर साल मीटिंग चलेगा। लेकिन ये मीटिंग चलते 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 क्या हुआ है कि आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है 1905 में। अच्छा देखिए, जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1905 में, तो आपको एक और चीज देखिएगा कि 1906 में आ जाता है एक और चीज जिसका नाम है आपका मुस्लिम लीग। वाह वाह। 1885 में कांग्रेस, मीटिंग हो रहा है डेली, मतलब डेली बोले तो हर साल, रुकने वाला नहीं है। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला अंग्रेज लोग, याद रखिएगा बात को, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों पार्टीशन ऑफ बंगाल होने के बाद 1906 में फिर क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग आ गया। मुस्लिम लीग आने के बाद क्या हुआ, एंगल बन गया, 3 एंगल अभी बना है दोस्तों, एक आपका कांग्रेस का, एक पार्टीशन ऑफ बंगाल का, एक आपका मुस्लिम लीग का। कांग्रेस का मीटिंग बंद नहीं हुआ है, कांग्रेस का मीटिंग चल ही रहा है, हर साल चल रहा है। लेकिन एंगल देखिए दूसरा, ये तीसरा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़िएगा आपको याद होगा, और आगे बढ़ने के बाद 1909 में अंग्रेजों ने एक इंपॉर्टेंट कानून लाया जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये चौथा एंगल आ गया दोस्तों। 1 2 3 4, लेकिन ये रुकने वाला नहीं, 1885 वाला कांग्रेस, ये डेली इसका हर साल मीटिंग हो रहा है। ये एंगल देखिए, 4 एंगल बना है दोस्तों अभी राइट में। पांचवा एंगल जो दोस्तों है आपका, पांचवा एंगल आपको याद होगा 1913 से लेकर के लगभग मान के चलिए कि 1918 तक वर्ल्ड वार 1 जो है शुरुआत हो जाता है। यानी ये आपका कौन सा एंगल है, 1 2 3 4 देन 5, पांचवा एंगल बन गया आपका। लेकिन कांग्रेस का मीटिंग चल ही रहा है। तो आपका सवाल होगा ना दोस्तों कि कांग्रेस का जब मीटिंग चल रहा था तो 1905 में क्या हो रहा था, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। 1906 में क्या हो रहा था, तो मुस्लिम लीग आ गया। लेकिन मुस्लिम लीग आने के बाद 1906 में लगभग मान के चलिए दोस्तों 1927 तक सोया हुआ था, कोई खबर ही नहीं है उसको। जागा कब मालूम है, जब 1928 में आपका नेहरू रिपोर्ट आया तो फौरन क्या किया मोहम्मद अली जिन्ना, एक 14 पॉइंट का प्रोग्राम ला दिया कि नहीं दादा हमको आपका साथ नहीं रहना है, मेरा भी कुछ ऑब्जेक्टिव, इसको फॉलो कीजिए, इसको आप एग्री कीजिए, इसको मानिए आप। बात समझे। और 1929 में क्या हुआ आपको भी पता है कि लाहौर का सेशन होता है और वहां पर क्या हो जाता है, पूर्ण स्वराज का मांग, और ठीक 12 बज के कुछ मिनट पे झंडा हम लोगों का देश का वो फहरा दिया जाता है। और इधर गांधी जी एक्टिव है कब से, 1915 से। वो वाला भी एंगल बताएंगे आपको। अभी देखिए क्या है, 5 एंगल हो गया। छठा एंगल है आपका किसका, बापू का। बापू का एंट्री हो गया, बाप रे बाप ये तो खतरनाक केस है। 1915 बापू का जैसे एंट्री होता है, यानी छठा एंगल बन गया आपका। तो देश की आजादी में हर एक लोगों का योगदान है, ये रिमेंबर आपको रखना है। 1915 में बापू का जैसे एंट्री होता है, हमारे देश का जो सिस्टम है बिल्कुल जो है बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो जाता है दोस्तों। बापू क्या करते हैं, जो लॉजिक और जो टेक्निक साउथ अफ्रीका में यूज किए थे, वही टेक्निक और वही लॉजिक को उन्होंने कहां यूज किया, हमारे देश में आजादी के लिए, नेशनल मूवमेंट्स के लिए। तो ये 6 एंगल आपको रिमेंबर रखना है। आइए बढ़ते हैं, थोड़ा सा बापू को थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1915 में बापू का जैसे ही एंट्री होता है भारत में, आपको याद होगा 9 जून हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। चलिए ठीक है, 1916 में हो जाता है आपका होम रूल मूवमेंट, एनी बेसेंट आपको याद होगा नाम। उसके बाद बापू का कहानी शुरू होता है। बापू क्या करते हैं नॉर्मल, देखिए बापू ये आपका गुजरात का एरिया है, तो यहाँ पर ये इनका होम टाउन है बापू का, यहाँ बैठे हुए रहते हैं। 1915 में आते हैं वो। 1917 में एक बहुत भयानक केस होता है हमारे देश में। आपको याद होगा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, और वहां पर होता है एक चंपारण सत्याग्रह। तो डिटेल्स में मैं शो करूंगा, लेकिन आज स्ट्रैटेजी में शो कर रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। जैसे ही बापू का एंट्री होता है हमारे देश में, तो ठीक आपका 1917 में जो शुरुआत होता है आपका क्या, चंपारण, यानी कि चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह, ये रिमेंबर रखिएगा आप। 1917 बापू पहुंच जाते हैं कहां, चंपारण, और वहां पर मिलता है इनको कामयाबी, रिमेंबर। उसके बाद होता है दोस्तों 1918 में आपका अहमदाबाद। जैसे ही फिर अहमदाबाद पहुंचते हैं दोस्तों, बापू का फिर होता है जीत, वाह रे बापू। अब फिर होता है दोस्तों एक और 1918 में खेड़ा। क्या होता है, खेड़ा। खेड़ा कहां है दोस्तों, गुजरात में है। अब आप देखिए बैक टू बैक चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इन तीनों में क्या हुआ, बापू को सक्सेस मिला। कहीं ना कहीं क्या हुआ, बापू नेशनल हीरो बन गए, हर लोगों के नजर में आ गए कि नहीं, कोई हमारे देश में अगर आजादी दिला सकता है तो वो आपके हमारे महात्मा गांधी जी हैं।
क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये जो 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, ये बहुत ही वैल्यूएबल मूवमेंट कह सकते हैं हमारे देश की आजादी में, जिसमें आपका चंपारण, दिन आपका अहमदाबाद और आपका खेड़ा, और ये 3 मूवमेंट से आपका कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। चंपारण हो, अहमदाबाद हो या आपका खेड़ा हो। और आपको पता है दोस्तों, इस बीच में आपको याद होगा कि हमारा देश जो है आजाद नहीं हुआ था और हम लोग अंग्रेजों के अंदर में थे। और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। यहां पर भी हुआ क्या, हमारे साथ एक रिएक्शन हुआ। रिएक्शन क्या हुआ कि जैसे ही अंग्रेज लोग ने देखे कि बापू चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, यानी बैक टू बैक हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो हर एक्शन का रिएक्शन है दोस्तों। एक्शन क्या था, बापू का मूवमेंट, और रिएक्शन क्या आया हमारे साथ, रॉलेट एक्ट। आपको याद होगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट। काइंडली कनेक्ट हिस्ट्री को, अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है तो टॉपिक को कनेक्ट कीजिए दोस्तों, खतरनाक लेवल पे कनेक्ट कीजिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, ये हम आपको गारंटी देते हैं। 3 जैसे ही ये मूवमेंट हुआ, ये एक्शन हुआ बापू की तरफ से, हमारे भारतीय लोगों की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से एक रिएक्शन आता है, और उस रिएक्शन का नाम होता है दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट, दिस वन। आपको याद होगा 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, और उस वक्त इसको कहा जाता है काला कानून। और अब देखिए दोस्तों, ये तीनों आपका मूवमेंट होने के बाद जब रॉलेट एक्ट आता है, तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रोटेस्ट होता है दोस्तों, वो हमारे देश के पंजाब के प्रोविंसेस में होता है। और बापू रुकने वाले नहीं है, वो गुजरात में आ गए ये मूवमेंट करके। पंजाब में प्रोटेस्ट चल रहा है रॉलेट एक्ट के खिलाफ। बापू का दिल में हुआ कि हम भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, तो बापू पहली फुर्सत में क्या करते हैं, गुजरात से निकलते हैं और पहुंचने वाले रहते हैं कहां पे, आपका पहुंचने वाले रहते हैं पंजाब में। लेकिन आपको पता है दोस्तों, बापू का जो फेवरेट, अगर हम जर्नी कह सकते हैं, ट्रैवल जर्नी या मीडियम कह सकते हैं, तो आपका ट्रेन रहता है। तो बापू निकलते हैं आपका गुजरात से, कहां के लिए, पंजाब के लिए, जहां पर प्रोटेस्ट चलता है रॉलेट एक्ट का। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों क्या होता है कि हरियाणा का एक छोटा सा स्टेशन होता है जिसका नाम है पलवल। वहां पर क्या होता है कि अंग्रेजों की तरफ से बापू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर पार्टिकुलर क्या होता है कि रॉलेट एक्ट का जो प्रोटेस्ट चलता है, तो बापू उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में यह आ जाए कि सबसे पहले बापू को हमारे देश में अरेस्ट कहां किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा का पलवल रेलवे स्टेशन। इसके बाद कुछ ही दिन के बाद आपको समझ में आएगा दोस्तों, रॉलेट एक्ट के बाद जो 1919 में हुआ, फिर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखित घटना हमारे देश में होता है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग का इंसिडेंट, जो आपका होता है 1919 में 13 अप्रैल में। ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा एंगल बना। पहला एंगल क्या है दोस्तों, कांग्रेस। दूसरा एंगल क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तीसरा एंगल क्या है, मुस्लिम लीग। चौथा एंगल क्या है, वर्ल्ड वॉर 1। उसके बाद बापू का एंट्री, देन उसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद रॉलेट एक्ट, देन उसके बाद क्या है एंगल आपका, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। हर एक्शन का रिएक्शन, एक्शन क्या था, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रिएक्शन क्या था, रॉलेट एक्ट, उसके बाद क्या था आपका जलियांवाला बाग। अब हम लोग थोड़ी मानने वाले हैं, बापू बोले मानना नहीं है। 1919 में टर्की में भी इश्यू चल रहा है मुसलमानों के साथ, तो बापू बोले कि भाई हिंदुस्तान का जो मुसलमान उसको इकट्ठा किया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ जो है इकट्ठा किया जाए, और ये बोला जाए कि देख भाई टर्की में तेरा भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। याद है ना अली ब्रदर्स, टर्की वाला। तो फिर बापू देश में लॉन्च करते हैं खिलाफत मूवमेंट, और उसके साथ लॉन्च करते हैं कौन सा मूवमेंट, उसके साथ लॉन्च करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये रिमेंबर आपको रखना है 1920 से। और ये मूवमेंट बहुत ही खतरनाक लेवल पे चलता रहता है। बट सवाल ये है दोस्तों, जब 1920 में बापू हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, तो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं। सवाल ये है दोस्तों, जब बापू हमारे देश के मूवमेंट में कई सारा योगदान देते हैं, तो उस वक्त जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी क्या करते हैं। 1940 से लेकर 47 के बीच में हमारे देश का जो मूवमेंट था, या कह सकते हैं फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था, उसमें कौन कौन सा इंसिडेंट है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जब 1920 में बापू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए थे और पूरे भारत का जब वो पद यात्रा कर रहे थे, तो 1920 में दोस्तों, जस्ट उसके एक साल के बाद 1921 में दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था फॉरवर्ड, उसमें एक एडिटर का काम कर रहे थे। और जैसे ही दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब 1922 में हुआ, मतलब कि आपका चौरी चौरा का इंसिडेंट, और वहां से फिर इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, तो बापू के खिलाफ कई सारे जो है लीडर्स हो गए, और वहां से एक पार्टी का जन्म होता है जिसका नाम है स्वराज पार्टी, या कह सकते हैं रिवोल्यूशनर ग्रुप। और जैसे ही रिवोल्यूशनर ग्रुप का जब आता है लोग, तो वहां पर आपको नाम याद रखना है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, और भी अलग अलग इंपॉर्टेंट नाम है, अशफाकुल्लाह खान, ये सारे लोग हैं। तो रिवोल्यूशनर ग्रुप का भी एक एंगल बन गया।
हमारे देश में पीजेंट्स मूवमेंट क्या हुआ, उसका भी एंगल बन गया। रिलीजियस मूवमेंट क्या था, उसका भी एंगल बन गया। नेशनल मूवमेंट में जो मेन स्ट्रीम में चल रहा था बापू का मूवमेंट, वो एक एंगल बन गया। कांग्रेस का हर साल मीटिंग चल रहा है, वो एक एंगल बन गया। इधर मुस्लिम लीग है, उसका एक एंगल बन गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उसके बदले में हमारे एक्सट्रीमिस्ट वाले ने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ये सारा एंगल आपको समझ के चलना है पूरा। और उसके साथ साथ दोस्तों 1940 से अगर हम बात करें या उससे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, 1930 से लेकर के लगभग मान के चलिए कि 1947 तक, और 1940 से लेकर के लगभग मान के चलिए कि 1947 तक, ये जो 7 सालों का इंसिडेंट है, यहां से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है दोस्तों। जिसमें पहला आपका 1940 में कह सकते हैं अगस्त ऑफर, उसके साथ दोस्तों इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1942 में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1944 आपको नहीं भूलना है दोस्तों। फिर उसके बाद नेवल म्यूटिनी। इसके बाद 1946 में क्या होता है वो इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है। और फाइनली 1947 में देश का आजादी, और उसके बाद यहां से विभाजन। 2 एंगल और आपको बता देते हैं। पहला 1921 में जब बापू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किए हुए थे, तो 1921 में सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे थे, एडिटरशिप का काम कर रहे थे। सीआर दास जी उनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये रिमेंबर रखना है आपको। और बापू के पॉलिटिकल गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, आपको याद होगा। 1922 में जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो जाता है, तो 1922 से क्या होता है, रेवोल्यूशनरी ग्रुप का जो है एवोल्यूशन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है मोर। 1922 में बापू को होता है जेल, और 1922 में सुभाष चंद्र बोस जी जेल से होते हैं बाहर। 1924 में जैसे ही बापू जेल से छूटते हैं, तो 1924 में सुभाष चंद्र बोस जी जो बाहर थे जेल के, वो चले जाते हैं अंदर। यानी इन आउट का जो है खेला हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही बापू 1924 में जब जेल से छूट के आते हैं, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव वे में हमारे देश के लिए फिर काम करते हैं। और मान के चलिए दोस्तों के साल 1924 में जो कांग्रेस का सेशन होता है, कर्नाटका का एक जगह है बेलगांव, वहां पर वो अध्यक्ष बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं फर्स्ट टाइम। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वहां से कंस्ट्रक्टिव वे में काम होता है दोस्तों। एक हो गया आपका बापू का एंगल, एक हो गया आपके बी.आर. अंबेडकर जी का एंगल, एक आपका सुभाष चंद्र बोस जी का एंगल। इसके साथ दोस्तों कांग्रेस का एक एंगल बनता है, पीजेंट्स मूवमेंट का एक एंगल बनता है, प्रेस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल कैसे डेवलपमेंट हुआ। इसके साथ साथ अलग अलग जो वाइसरॉय थे उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिविटीज था, ये सारा एंगल आपको समझना है। और देश का जो मेन स्ट्रीम अगर हम कह सकते हैं मूवमेंट, जिसमें आपका चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1930 का आपको रिमेंबर रखना है, सॉल्ट सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारा कई सारा महत्वपूर्ण जो है जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस रुकने वाला नहीं है दोस्तों, उसका मीटिंग हर साल चल रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कांग्रेस का मीटिंग कहां पे हुआ था, किस प्लेसेस में हुआ था, कौन उसके प्रेसिडेंट थे, अगर कोई प्रेसिडेंट बनना है तो कितने समय के लिए बनना है, तो ये सारा एंगल आपको देखना है दोस्तों। आई होप के ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों इन सारे एंगल में एक जो नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो नाम आपका है बी.आर. अंबेडकर जी का। और बी.आर. अंबेडकर जी से सबसे पहला जो सवाल आता है कि हमारे देश के वो जो है पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, हमारे देश के सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं ना कहीं दोस्तों शेड्यूल कास्ट से लेकर के जितनी भी छोटी जाति है उनके आवाज उठाने वाले हैं। अगर कोई बच्चा इंस्पायर होता है तो अपने माँ बाप के बाद बी.आर. अंबेडकर से इंस्पायर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको याद होगा एक टेम्पल मूवमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बी.आर. अंबेडकर जी। सो ये एंगल आपको समझना है दोस्तों। मेन स्ट्रीम में गांधीयन एरा लेके चलना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खासकर जो मेन पॉइंट उसको समझना है दोस्तों। इन्हीं सारी बातों को आज हम यहाँ पर खत्म करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।